हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-ए-एफ-ओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम इफको एजीटी के रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रूरल क्रेडिट और एग्री स्कीम्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो हमारा एग्जाम है इफको एजीटी का, और इफको एक कोऑपरेटिव है, और अगर रूरल सेक्टर में देखें तो रूरल क्रेडिट में भी पब्लिक सेक्टर बैंक से पहले या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ अभी भी कोऑपरेटिव बैंक्स भी और वेरियस कोऑपरेटिव एजेंसीज भी वर्क करती हैं रूरल क्रेडिट में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द इफको एजीटी आल्सो। ओके, सो इससे पहले कि जैसे मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि कल इसका एग्जाम होना है, आप लोग अभी अपना एग्जाम साइमुलेशन भी कर सकते हैं। कल ही एग्जाम होना है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो रादर देन कि आप लंबी लंबी वीडियोस देखें या अभी लास्ट टाइम पे बुक्स वगैरह पढ़ें, आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपको जो एग्जाम है वो 45 मिनट में करना है और क्वेश्चंस बहुत जल्दी आपको करने होंगे। और इफको एजीटी में जैसा कि नॉर्मली होता है कि एक बार आप नेक्स्ट कर देते हैं तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हैं, और बहुत ज्यादा टाइम भी आप नहीं दे सकते हैं कि पता चला आपके आगे के क्वेश्चन छूट गए। तो आप ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट जरूर दें, एंड आई होप कि आप दे रहे होंगे। इसके अलावा एग्रीबी टेलीग्राम चैनल पे हम रेगुलरली क्विज पोस्ट करते रहते हैं फॉर इफको एजीटी, आप वो जरूर अटेम्प्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो ये पूछा गया कि पीएसएल के अंदर जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है, आरबीआई ने जो रूल्स बनाए हुए हैं उसमें एग्रीकल्चर का कितना रोल है। हालांकि अगेन जब हम कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं तो ये हर साल इंक्रीज होते हैं और कोऑपरेटिव्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। बट यहाँ पे नॉर्मल पूछा गया कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कितना एग्रीकल्चर के लिए टारगेट फिक्स किया गया है। तो अगर हम पूरा ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग देखें तो ये 40% होता है जो किसी भी बैंक को हर साल में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में फाइनेंसिंग करनी होती है। स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में 18% दिया गया है, और इसमें भी 18% जो एग्रीकल्चर है, इसमें 10% जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए होता है। ओके, 7.5% माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए और 12% वीकर सेक्शन के लिए। तो ये पीएसएल का अभी फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान रखना। 40% ऑफ द एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है ये। तो ये 40% टोटल पीएसएल है, जिसमें से कि 18% एग्रीकल्चर के लिए है, और इस 18% में 10% अगेन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, 7.5% एमएसएमई या फिर माइक्रो एंटरप्राइज हम कह सकते हैं, और साथ ही साथ 12% हमारा है वीकर सेक्शन के लिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पॉइंट फॉर द केसीसी स्कीम। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आप सभी को पता है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर जो बैंक्स के थ्रू फाइनेंसिंग के लिए जो स्कीम है अभी स्पेसिफिकली फार्मर्स के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वो किसान क्रेडिट कार्ड है। तो ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन बेसिकली आप लोग पढ़ सकते हैं, अभी मैं एक एक ऑप्शन को नहीं पढ़ा। जनरली अगर हम देखेंगे तो अफोर्डेबल क्रेडिट होता है, कंजम्पशन क्रेडिट शॉर्ट टर्म ये होता है, शॉर्ट टर्म लोन भी ये होता है, और ये अप टू 3 लाख इंक्रीज किया जा सकता है अगर रेगुलरली पेमेंट होती है। केवल लास्ट ऑप्शन सही नहीं है कि इसमें जो नो कोलेट्रल इज नीडेड, मतलब कोलेट्रल फ्री लोन जो है वो 1.6 लाख तक दिया जाता है। तो ये इसका लास्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, तो आप इसको रुक के पढ़ सकते हैं। देन व्हाट इज द लिमिट ऑफ कोलेट्रल फ्री लोन्स अंडर द एग्रीकल्चर। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, कोलेट्रल फ्री लोन के लिए जो हमारी है ये 1.6 लाख है। यहाँ पे 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो केसीसी अकाउंट होता है उसकी लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कुछ भी हो सकती है, कोई उसमें बैरियर नहीं है कि 10 लाख तक ही बनेगा या 3 लाख तक या 5 लाख तक बनेगा। उसकी लिमिट कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वो लैंड होल्डिंग पे डिपेंड करता है। ओके, और इसके साथ साथ 1.6 लाख क्या है, ये कोलेट्रल फ्री है, मतलब यहां तक आपको कुछ भी जो जमानत होती है या फिर हम कहते हैं ना गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, लैंड मॉर्गेज नहीं करनी है, कोई थर्ड पार्टी गारंटी नहीं देनी है। और जो सब्सिडाइज्ड है, जो 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है और जिसमें फिर फर्दर सब्सिडी दी जाती है, प्रॉम्प्ट सबवेंशन, वो 3 लाख तक दी जाती है। अगर किसी फार्मर के पास जमीन ज्यादा है और इसकी लिमिट 5 लाख है केसीसी की, तो उसको केवल 3 लाख तक सारी सब्सिडी मिलेंगी। 3 लाख के ऊपर जो अमाउंट है, 2 लाख एक्स्ट्रा अमाउंट है जो, उस पर नॉर्मल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई सारे स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, 3 लाख से ऊपर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो ये इसका जनरली क्राइटेरिया होता है। एनिमल हस्बेंड्री में ये सब्सिडाइज वाला 2 लाख अभी तक किया हुआ है एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज में। आई होप कि आप केसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन केसीसी से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। देन व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ द एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कि बेसिक एंड इजी क्वेश्चन होता है, और अगेन क्योंकि ये रूरल क्रेडिट से जुड़ा हुआ है उनको सिक्योर करने के लिए, तो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट।
तो ये आई थिंक सभी को याद होना चाहिए। 2% फॉर द खरीफ, 1.5% फॉर द रबी एंड 5% फॉर द एनुअल कमर्शियल या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए प्रीमियम फिक्स है। पीएमएफबीवाई की टैगलाइन ही है वन सीजन वन प्रीमियम। तो एक सीजन में कोई सी भी क्रॉप ग्रो करेंगे उसके लिए एक ही प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। ओके, सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, समरी पॉइंट्स हैं जिनको आप रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ हम अपना इसका एग्रीबी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे, तो आप वहां पे इसको इजीली अपना आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये पीएमएफबीवाई से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी यहाँ पे मेंशन है। 2016 में ये स्टार्ट हुई थी, वन सीजन वन प्रीमियम। ये टैगलाइंस अगर जिस भी स्कीम्स की होती है ना, तो ये जनरली पूछ ली जाती है। टारगेट हर साल इसलिए दिया जाता है, बजटरी एलोकेशन इस बार का ये है, कंपोनेंट्स ये है इसके। केसीसी के लिए जैसा अभी हमने पढ़ा तो ये 19,500 है। इसके अलावा जो वेरियस स्कीम आजकल चलाई जा रही है, पीएम किसान सैचुरेशन। पीएम किसान सैचुरेशन का मतलब है कि जितने भी बेनिफिशियरीज पीएम किसान में एनरोल्ड हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में एनरोल्ड है, उन सभी को केसीसी प्रोवाइड करना, ये टारगेट है गवर्नमेंट का। और ये सैचुरेशन ड्राइव चल रही है, मतलब सैचुरेट किया जाए, जितने भी पीएम किसान बेनिफिशियरीज हैं उनको केसीसी की सुविधा दी जाए। ओके, देन पीएम किसान से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि अपर कैप क्या है लैंड होल्डिंग में। तो 2019 तक ये अपर कैप थी, बट 2019 के बाद ये अपर कैप हटा दी। पहले ये केवल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए था, अभी ये मीडियम लार्ज हर टाइप के फार्मर्स के लिए है। बशर्ते केवल लैंड होल्डिंग होनी चाहिए, रजिस्टर्ड लैंड होल्डिंग होनी चाहिए फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। तो ये इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द ई नैम। 2021 तक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था तो काफी क्लियर होता था। हालांकि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बताया था कि 1000 मंडीज 18 स्टेट्स एंड 3 यूटीज में लिंक कर दी गई है ई नैम से, और जो पिछले साल के लिए टारगेट रखा था वो रखा था 1000 मंडीज का। बट अभी एज इट इज, एज ऑफ नाउ, जो बजट में अनाउंस हुआ उसमें कहा कि इंटीग्रेशन चलता रहेगा, बट ये बताया नहीं गया है कि कितनी मंडीज इंटीग्रेट हुई हैं। तो एज ऑफ नाउ जब देखते हैं, जो अभी पीआईबी भी आए थे उसमें भी यही मेंशन था कि 1000 मंडीज इन 18 स्टेट्स एंड 3 यूटीज। ओके, तो ये अगेन इनकी समरी है, 6 पॉइंट समरी होती है। 6 पॉइंट समरी अगर आप याद कर लेते हैं तो आई डोंट नो कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ भी सकता है। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। Then what is the resistance given by the government to conversion of the conventional land into the organic land? तो जो कन्वेंशनल लैंड होता है उसको अगर ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी सब्सिडी दी जाती है अंडर द प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना, जो पीकेवीवाई स्कीम है उसके अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जब सब्सिडी पूछी जाती है तो ये 50,000 रुपीज पर हेक्टेयर होती है, और अगर एकड़ में पूछा जाएगा तो 20,000 पर एकड़ ये सही आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इनपुट्स की अगर हम बात करते हैं तो इनपुट्स के लिए सब्सिडी 32,000 होती है। इसके अलावा ये ओवरऑल सब्सिडी है जो पीकेवीवाई के अंदर दी जाती है। ओके, तो ये अगेन समरी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की भी, परंपरागत कृषि विकास योजना की। आप इसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। देन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो एआईएफ है, जो 2020 में स्टार्ट किया गया था कोरोना के टाइम पे, अगस्त में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। एंड अगेन ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप गवर्नमेंट का फोकस देखेंगे तो गवर्नमेंट का फोकस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या फिर एंटरप्राइज सेटअप के लिए, या फिर जो हमारा प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए काफी ज्यादा फोकस है। तो उससे रिलेटेड ये स्कीम है। पूछा गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है और कब लॉन्च की गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि अगस्त में लॉन्च की गई थी 2020 में। एंड अगेन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्री कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर की ये स्कीम है। देन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है एग्रीकल्चर में, ऐसे ही एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग फंड बनाया गया, ऐसे फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया। हर जगह फंड बनाए गए हैं। और सिमिलर पाथ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम भी लॉन्च की गई। इसके ब्रॉडली 3 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, और वो भी न्यू एडवांस टेक्निक से, क्योंकि अभी जो हमारे फिशरमैन है वो ओल्ड एज टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, तो एक थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी प्रोसेसिंग सेक्टर होता है उसको रोबस्ट करना, सो दैट कि जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अगर लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और साथ साथ प्राइस भी अच्छे मिल सकेंगे। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को थोड़ा सा बूस्ट करना, स्टैंडर्डाइज करना, सो दैट कि एक्सपोर्ट में हमारा थोड़ा सा और बढ़ सके। तो ये पूछा गया है कि अम्ब्रेला स्कीम है, कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। अम्ब्रेला स्कीम बोल दिया मतलब एक से ज्यादा इसमें कंपोनेंट है। तो जनरली जो स्कीम होती है वो या तो सेंट्रल सेक्टर होती है जिसमें 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं जिसमें जनरली शेयरिंग होती है 60%, 40%, 50%, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, सो अगेन ये जो समरी है 6 पॉइंट समरी, ये अगेन आप यहाँ से
एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट एज फार एज सॉइल टेस्टिंग पैरामीटर्स आर करेक्ट। तो ये पूछा गया कि सॉइल टेस्टिंग पैरामीटर में कौन सा पॉइंट सही नहीं है। ऑप्शन से सॉइल टेस्टिंग इज डन फॉर 12 पैरामीटर, तो ये ठीक है। 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट है NPKS, ये भी ठीक है। 5 माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, आयरन, कोबाल्ट, तो ये कोबाल्ट कोई नहीं होता है। मैंगनीज एंड बोरॉन, तो ये कॉपर यहाँ पे होता है। 3 फिजिकल पैरामीटर pH, ECN, ऑर्गेनिक मैटर, या फिर ऑल ऑफ द करेक्ट। सो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। कोबाल्ट की जगह यहाँ पे कॉपर होना चाहिए था। सॉइल हेल्थ कार्ड, ओके। देन व्हाट इज द साइकिल ऑफ टेस्टिंग फॉर सॉइल इरिगेटेड एरिया एंड एरिया फ्रॉम विच सैंपल टू बी ड्रॉन। तो ये पूछा गया कि इरिगेटेड एरिया के लिए पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखता हूं, आप लोगों को कमेंट पे इसका आंसर देना है। ओके, मैं आप यहाँ पे मैंने स्कीम से रिलेटेड एग्रीकल्चर स्कीम्स बहुत सारी हैं, केवल वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ जो कि एक तो रूरल क्रेडिट से और रूरल स्पेसिफिकली जो कोऑपरेटिव्स के माध्यम से स्कीम की जाती हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, देन ये इसकी समरी अगेन सॉइल हेल्थ कार्ड की 19 फरवरी 2015 को ये लॉन्च किया गया था। इसकी टैगलाइन है स्वस्थ खेतहरा। बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस में एग्जाम पेपर में ये टैगलाइन पूछी गई है, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट आप एक बार देख के जाएं। ओके, सो ये हमने क्विकली डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आपको एग्रीकल्चर डेटा और एग्रीकल्चर स्कीम से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो आप यहाँ पे जो मॉक टेस्ट हैं उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डेटा से स्पेसिफिक, स्कीम से स्पेसिफिक और ज्यादा करने हैं, तो जो नाबार्ड के मॉक टेस्ट हैं आप उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि नाबार्ड में जो ARD का पार्ट होता है उसमें डायनामिक एग्रीकल्चर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कंसेप्चुअल, तो वहां पे भी आप ये कर सकते हैं। हालांकि वहां पे पूरे 8 के 8 आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, बट आप केवल ARD के मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपके कोई भी डाउट एंड क्वेरीज हैं आप हमें पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीवी टेलीग्राम चैनल पे हम रेगुलरली क्विज पोस्ट करते रहते हैं, तो आप उसको जरूर देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।